प्राची अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑफिस से घर जा रही होती है कि तभी उसे तरबूज बेचते हुए एक आदमी नजर आता है और प्राची बोलती है, अमित, वो देखो ना तरबूज, चलो ना तरबूज खाते हैं। वैसे भी इस सड़ी गर्मी में और ऑफिस में ना तो हम ठीक से पानी पी पाते हैं और ना ही ठीक से खाना खा पाते हैं। अब तरबूज दिख गया है और चीख के वो हमें बुला रहा है, तो क्यों ना हम चलकर तरबूज ही खाएं। वैसे भी मेरा बड़ा मन कर रहा है तरबूज खाने का। चलो जल्दी से चलते हैं, तभी खाते हैं। यार प्राची, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तुम्हें भी पता है ऑफिस में कितना काम रहता है। 2 मिनट के लिए शांति से हम बैठ भी नहीं पाते हैं कि ऊपर से बॉस आ जाते हैं हमें सुनाने के लिए। मेरा तो बस इतना मन हो रहा है कि घर पर जाऊं और आराम से जाकर सो जाऊं, क्योंकि ना मेरे कुछ बस की हो रही है, ना ही मेरे बस की कुछ खाने की हिम्मत है, और ना ही यहाँ और ज़्यादा देर रुकने की हिम्मत है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। क्या यार अमित, तुम भी ना। अरे तरबूज को कौन मना करता है। देखो तुम थक गए हो, मुझे पता है। मैं भी तो बहुत थक गई हूँ। मैं कौन सा अभी फ्रेश फील कर रही हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हम अभी भैया को बोलकर तरबूज कटवा लेते हैं और मस्त तरबूज खाते खाते आराम से बात करते हुए घर चले जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। तरबूज खाओगे तो खुद ही तुम्हें अच्छा और फ्रेश फील होगा। तुम मेरी बातें लिख कर ले लो। प्राची, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम इस बात का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठाती हो, और तुम्हें खाने का मन है तो तुम इतना बोल रही हो, लेकिन मेरा भी तो सोचो ना। मैंने तुम्हें बताया, वैसे भी ऑफिस में बहुत सिर दर्द हो रहा था मेरा। कभी यहाँ प्रेजेंटेशन की फ़ाइल बना दो तो कभी वहाँ मीटिंग अटेंड करो, और तुम्हें क्या था, तुम तो नहीं हो, तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा ना। इसलिए सारे के सारे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अगर तुम्हें खाना खाना है तुम खाओ, मैं घर जा रहा हूँ। फिर इस बात पर गुस्सा मत हो जाना कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ। तुम्हारी बात सुनने के लिए रुका नहीं, क्योंकि तुम भी ठीक वही कर रही हो। मेरी बात नहीं सुन रही हो और ना ही मेरी हालत देख रही हो। सच में कभी कभी तो मुझे तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, मन करता है पीट दूं। लेकिन क्या कर सकती हूँ, जो करते हो तुमसे ठीक है। हम अभी चलते हैं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कल हम तरबूज जरूर खाएंगे। तब तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। ठीक है मेरी माँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हम कल खा लेंगे, लेकिन आज फिलहाल के लिए घर चलें। अमित और प्राची दोनों बातें करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद प्राची की माँ अनीता उसके सामने बैठकर तरबूज काटने लगती है। तरबूज को देखकर प्राची बड़ी खुश हो जाती है और उछलने लगती है। यह देखकर अनीता बोलती है, अरे क्या हुआ, तू अचानक से इतना खुश कैसे होने लग गई है? तेरी तरक्की हुई है क्या नौकरी में, या फिर वो तुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं? तेरे ऑफिस वाले सड़ी गर्मी में कहीं तुझे ठंडी जगह तो लेकर नहीं जा रहे हैं? मेरे लिए भी बात कर ले, क्योंकि इस गर्मी में तो मेरा भी गुजारा नहीं हो रहा है। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। तेरी माँ हूँ मैं, तू इतना तो कर ही सकती है ना मेरे लिए। हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे, लेकिन मुझे भी साथ लेकर चलियो। माँ, मेरे ऑफिस वाले ना कहीं लेकर जा रहे हैं और ना ही मेरी नौकरी में कोई तरक्की हुई है। मैं तो बस इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि अभी मेरा तरबूज खाने का मन कर रहा था, और जैसे ही घर आई वैसे ही आपको देखा कि आप तरबूज खा रही हो। मेरे लिए तो ये वही बात हो गई ना कि जो मांगा वही मिल गया है। तरबूज मेरी जान, आज तो मैं बहुत तरबूज खाने वाली हूँ। माँ, मेरे लिए काटना, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। तू भी ना कितनी अजीब सी पागल लड़की है। तरबूज को देखकर इतना कौन खुश होता है? खैर कोई बात नहीं, जा फ्रेश होकर आजा। तरबूज मैं काट के रखती हूँ तेरे लिए। तुझे तरबूज पसंद है ना, तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं खाने के लिए। तरबूज खाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने खाना नहीं बनाया है, तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर ले। बहुत गर्मी हो रही है, किचन में तो घुसने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, और किचन में जाते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। इसलिए तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। आज मेरी बस की नहीं है खाना बनाना, तो मेरी आज इतनी सी बात मान ले, तू बाहर से खाना मंगवा ले। अरे कोई बात नहीं माँ, आपने मेरी फेवरेट चीज तरबूज ला कर रखी है, तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? एक काम करो, मेरे लिए सारे तरबूज काट दो। मैं तरबूज खा लूंगी और आपके लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। प्राची नहाने चली जाती है और फिर आराम से बैठकर तरबूज खाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और प्राची नियम के साथ डेली तरबूज खाने लगती है, जिस वजह से प्राची के साथ साथ प्राची के आसपास वालों को भी
डेली तरबूज खाने को मिलता है, इसीलिए वो भी खुश रहा करते थे। कुछ दिनों बाद प्राची ऑफिस जाती है और लंच के समय सब लोग खाना खाने बैठते हैं। प्राची अपना टिफिन खोलती है तो उसमें बस तरबूज और तरबूज ही था। यह देखकर अमित बोलता है, तरबूज तो ठीक है प्राची, लेकिन तुम्हारा खाना किधर है? तुम खाना लाई भी हो या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तरबूज खाकर ही अपना पेट भरने वाली हो? देखो ऐसा है, तुम मुझसे तो उम्मीद करना ही मत कि मैं तुम्हें अपने साथ लंच पर लेकर जाऊंगा और अपना लंच शेयर करूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ तरबूज की वजह से जानबूझकर अपना लंच भूल कर आई होगी। ऐसा है न कि नहीं? पहली बात तो ये कि मैं अपना लंच भूल कर नहीं आई हूँ, बल्कि मेरा लंच ही तरबूज है। और दूसरी बात, तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या बाहर कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है? अरे इस गर्मी में हमारे लिए तो वही अच्छा होगा ना कि हम जितनी ज्यादा पानी वाली चीज कंज्यूम करें उतना ही ज्यादा पानी ही पिए। यही सारी चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। और अगर मैं तरबूज खाती हूँ तो तुम सब मेरा मजाक बना रहे हो, इसमें बुराई ही क्या है? मुझे बताना जरा। बुराई कुछ नहीं है, बस बात यह है कि तरबूज ही तुम्हारा अब सब कुछ लंच डिनर ब्रेकफास्ट बन गया है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हें जो जरूरी लगता है तुम वही करो। तुम बस अपनी देखो, हम अपनी देख लेंगे। प्राची का बुरा सा मुंह बन जाता है। वह उठकर चलने लगती है। प्राची का ऑफिस खत्म हो जाता है और वो घर आ जाती है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही जब एक दिन प्राची के ऑफिस की छुट्टी होती है, प्राची घर पर होती है और फ्रिज में तरबूज देखने लगती है, लेकिन उसे तरबूज नहीं दिखता है। और प्राची अपनी माँ से बोलती है, ये क्या है माँ? मैं भी फ्रिज देखकर आ रही हूँ, फ्रिज में एक भी तरबूज नहीं है। आपको पता है ना मुझे तरबूज कितना ज्यादा पसंद है, और फिर भी आपने फ्रिज में एक भी तरबूज नहीं रखा हुआ। अब मैं क्या खाऊं? ऊपर से आज मेरा छुट्टी वाला दिन है, घर में तरबूज तो होना ही चाहिए था। ये बात आपको पता है। अब आप मुझे बता दो कि आपने तरबूज क्यों नहीं ला कर रखा। अगर अपनी मर्जी से नहीं लाई हो तो मेरे लिए अभी बाजार से तो तरबूज लेकर आओ। तरबूज काफी ज्यादा महंगे हो रहे थे, इसलिए नहीं लाई। और अगर तुझे इतना ही तरबूज खाने का मन है तो जा, खुद जाके खरीद के ले आ। इस गर्मी में मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली। अगर तुझे जाना है तो जा और खुद ही खरीद के ले आ। प्राची को बड़ा गुस्सा आता है और वह तरबूज लेने के लिए बाजार चली जाती है। प्राची की अब ये आदत बन गई थी। कुछ दिनों बाद अनीता और प्राची अपने घर के बाहर खड़े होते हैं कि तभी अनीता की पड़ोसन विमला को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अनीता और प्राची जल्दी से मिलकर विमला को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर विमला का चेकअप करने के बाद बताते हैं कि उसके शरीर में पानी की मात्रा काफी कम हो गई है, जिस वजह से डिहाइड्रेशन होने के कारण विमला बेहोश हो गई है। दोनों माँ बेटी विमला को दवाई दिलाकर घर ले आते हैं और साथ ही प्राची एक तरबूज भी ले आती है। घर आने के बाद प्राची तरबूज काट कर विमला को देती है और बोलती है, आंटी जी मैं बहुत तरबूज खाती हूँ, इसलिए काफी लोग मेरा मजाक भी बनाते हैं। लेकिन जिस तरह की गर्मी हो रही है ना, उससे हमें ऐसी ही चीजें खाते रहना चाहिए। प्राची सही कह रही है, महंगाई की वजह से हमें खाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अब मुझे प्राची की बात जो गलत लगती थी वो सही लग रही है। प्राची अब सबको गर्मी में पानी वाली ठंडी चीजें खाने के फायदे बताती है और साथ ही तरबूज भी खाती है। सुनीता अपने पति राम और सास दुर्गा देवी के साथ रहा करती थी। राम एक बहुत ही शरीफ और आज्ञाकारी बेटा, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सुनीता अपने पति पर बहुत शक किया करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने पति का फोन चेक करती है और अपनी सास को जाकर कहती है, माँ जी देखिए आपके सुपुत्र के कारनामे। आप मुझे कहती हो ना, अब बताइए कौन कैसा है? कहना क्या चाहती हो बहू, ठीक से बताओगी? बताऊंगी नहीं, अब सीधा दिखाऊंगी। अब मेरे पास सबूत है आपके बेटे के खिलाफ। सबूत? क्या कहना चाहती हो? जो भी हो तुम्हारे मन में साफ साफ बताओ। ऐसे बातों को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ। मैं बात को घुमा नहीं रही हूँ माँ जी, मैं तो बस आपके बेटे की सच्चाई आपको बताने वाली हूँ। जरा दिल को थाम के बैठिए। सुनीता, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बोल रही हो? वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम्हारा पति भी है। अच्छा,
अगर मैं ये सब करूँ तो भी आप ऐसा करेंगी मेरे साथ जैसा आज आप अपने बेटे के साथ कर रही हो? क्या बात है, सबूत कहाँ है? वो दिखा, तब मैं तय करूंगी कि राम गलत है या नहीं है। सुनीता अपने पति का फोन अपनी सास को दिखाते हुए कहती है। ये देखिए माँ जी इनका फोन, और ये भी देखिए जिया नाम की लड़की से घंटों घंटों बातें करते हैं और फिर मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। कोई भी हो सकती है, दोस्त भी तो हो सकती है। अब जाओ तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ। माँ जी बातों को बदलने की कोशिश मत कीजिए और सीधे मुद्दे पर आइए और उनसे पूछिए ये जिया कौन है। सुनीता के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। दुर्गा देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राम अपने फोन को ढूंढते हुए नीचे आता है और अपनी पत्नी सुनीता से पूछता है। सुनीता, तुमने मेरा फोन कहीं देखा है? मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। जी हाँ जरूर, ये देखिए मेरे हाथ में ही है आपका फोन। ओ थैंक गॉड, तुम्हारे पास है। मुझे लगा मैंने कहीं खो तो नहीं दिया अपना फोन। लाओ दे दो मुझे। नहीं दूंगी फोन, पहले मुझे ये बताओ ये जिया कौन है? जिया मेरी ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। क्यों, क्या हुआ? राम की बात सुनकर दुर्गा देवी कहती है। वो क्या है ना बेटा, जो जैसा होता है ना उसकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही होती है। हम वो चाह कर भी नहीं बदल सकते हैं। माँ, आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताइए मुझे, हुआ क्या है आखिर? तेरी बीबी है ना, तेरी बीबी को लगता है कि तेरा चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है। क्या माँ, आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है कुछ? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तेरी बीबी को समझा, मुझे नहीं। ये लड़की बिल्कुल पागल है, नादान है मेरी सुनीता, कुछ भी बकवास करती है। नादान है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शकीली बहुत है। प्यार भी बहुत करती है मुझे। हाँ हाँ, दिखता है कि वो कितना प्यार करती है। हाथ लगते ही भड़क जाती है। और प्यार? ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अब जाने भी दो मुझे। राम के ऑफिस जाने के बाद दोनों सास और बहू अपने अपने काम में लग जाती हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब सुनीता एक शाम बाजार जाती है और उसे वहाँ अपना पुराना प्रेमी विनोद मिलता है। तभी विनोद सुनीता से कहता है। कितने दिनों बाद मिली हो सुनीता, अब तो तुम्हें मेरी याद तक नहीं आती। ऐसी बात नहीं है विनोद, मैं तुम्हें हर रोज याद करती हूँ। पता नहीं कितने दिन और कितनी रात तुम्हें याद करते हुए बिताए हैं मैंने। सच में सुनीता, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मुझे ना कुछ दिन पहले ही पता चला और तुम्हारा एड्रेस भी मिला, तभी मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, वरना मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती। अगर आज तुम मुझसे बात नहीं करती ना तो मैं आज मर जाता। विनोद के ऐसा बोलते ही सुनीता उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है। नहीं, ऐसा कभी दोबारा मत कहना, वरना बहुत मारूंगी तुम्हें। ठीक है बाबा, सॉरी, अब तो माफ कर दो। आज के बाद ना कभी नहीं कहूँगा ऐसा कुछ भी। और हाँ, ये बताओ तुम मेरे साथ कब चलोगी इन सबको छोड़ के? बहुत जल्द। मुझे भी ऐसे झूठे रिश्ते में नहीं रहना। जबरदस्ती का प्यार, मुझे तो घुटन होती है ऐसे जबरदस्ती के रिश्तों में। तो छोड़ क्यों नहीं देती हो उसको? छोड़ दो ना यार। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, पर मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है उसकी जिंदगी में जिसके बहाने से मैं उसे छोड़ सकूं। कोई क्यों चाहिए, तुम घर पे ना गदर मचा दो, फिर मेरे साथ भाग चलना। सुनीता और विनोद बाजार में बात कर रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन कमला उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है और सुनीता से कहती है। क्या बात है बहू, सब्जी की खरीदारी हो गई? अरे ये कौन है? ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। कब से इनको कह रही हूँ घर आसपास में ही है, चलिए हमारे घर, मान ही नहीं रहे हैं, क्या करूँ? अच्छा, अरे चले जाओ बेटा, सुनीता के ससुराल वालों की बड़ी इच्छा है। जी सोच रहा था जाने की, तभी आप आ गई। तो चलो हम सब साथ ही में चलते हैं। दुर्गा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सच में माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। सुनीता झूठ बोलकर अपने साथ अपने प्रेमी को अपने ससुराल ले जाती है और वहाँ सबसे मिलवाती है। कुछ देर बाद राम भी आता है तो सुनीता से पूछता है। ये कौन है सुनीता? आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। राम जी, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, शादी में नहीं आए थे, इसलिए आप इनको पहचानते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, फिर इनको कुछ दिन यहीं रुकने के लिए कहो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राम की बात सुनकर विनोद राम और सुनीता से कहता है। तुम दोनों को ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी होटल में चला जाऊंगा, वहीं रह लूंगा। वहाँ सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगा यार।
ऐसे कैसे? जब आप 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं तो हमारे साथ ही रहिए। सुनीता, कुछ कहो तुम भी। सुनीता क्या कहेगी, इसके पास तो आज भी दिमाग कम है, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती है। पर मैं तो समझदार हूँ ना, और आपको तो हमारे यहाँ रुकना ही पड़ेगा भाई। राम के इतना कहने के बाद विनोद रुक जाता है, लेकिन अगली सुबह विनोद होटल जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सुनीता विनोद को पीछे से पकड़ लेती है। विनोद, और कुछ दिन रुक जाओ ना, तुम्हारे बिना मैं कैसे अकेले रहूंगी? मैं यहाँ से जाऊंगा तभी तो हमारे एक होने का सपना पूरा होगा। वो कैसे होगा? मेरे जाने के बाद ना तुम इस घर में ना हंगामा कर देना, जो भी करना हो ना वो करना, जो चीज तोड़नी हो तोड़ो फोड़ो, जो चाहे करो, लेकिन गदर मचा देना, याद रखना तुम। गदर? कैसे? एक काम करो, खुद के ऊपर साफ सफाई का भूत सवार कर लो और वो चीज करो जो उसको पसंद नहीं आता है। विनोद के जाने के बाद ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब सुनीता हर रोज कुछ ना कुछ बहाना करके घर में गदर मचाती रहती। एक रोज जब उसकी सास मंदिर से घर आती है तो अपनी सास को वो कहती है, माँ जी, मैंने अभी घर साफ किया था और आप अपनी चप्पल के साथ घर के अंदर घुसी चली आ रही हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा तुमने बहू, तो अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ माँ जी, मुझे नौकरानी जो हूँ इस घर की, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ क्या? कुछ देर बाद राम ऑफिस आता है तो दरवाजे पे जैसे ही पहुंचता है, सुनीता राम के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और राम उससे गुस्से में कहता है, ये क्या है सुनीता, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर पानी डाल रही हो? हद है, बेवकूफ औरत। अच्छा, अब मैं बेवकूफ हो गई। मैं तो बस आपके बॉडी के कीटाणु मार रही थी। ऐसे पानी डालकर? हद है, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, बेवकूफ औरत। अच्छा ठीक है, मैं ही घर छोड़ के निकल जाती हूँ। नहीं बहू, घर छोड़कर मत जा, ऐसा करना गलत है। इतनी छोटी सी बात को बड़ा मत बना। नहीं मतलब नहीं रहना, बस बात खत्म। नहीं, मत जाओ सुनीता, मुझसे गलती हो गई है, मुझे छोड़कर मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, मरना है मरो, जिंदा रहना है रहो। राम और दुर्गा देवी दोनों मिलकर सुनीता को बहुत समझाते हैं, लेकिन सुनीता अपनी बात खत्म करके अपने ससुराल से निकल जाती है और फिर विनोद के साथ रहने लगती है। रूबी अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। रूबी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका ये शौक उसकी सास सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रूबी अपने पति राहुल और सास के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसकी सास और पति पार्टी में लोगों से बातें कर रहे थे। वहीं वो गोलगप्पे की स्टॉल पर खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी। तभी सुमन उसके पास आती है। तूने फिर शुरू कर दिया गोलगप्पे खाना? कम से कम रिश्तेदारों के यहाँ तो छोड़ दिया कर अपना शौक। हम यहाँ सभी लोग मिल मिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और तू है कि यहाँ गोलगप्पे खाने में लगी हुई है। क्या करूँ माँ जी, मुझे गोलगप्पों को देख कर ना रहा ही नहीं जाता है। जब मैं पैसों से मिलने वाले गोलगप्पे नहीं छोड़ती तो ये तो फ्री में मिल रहे हैं। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। शर्म कर ले बहू थोड़ी, तू किसी के घर की बहू है। ऐसे गोलगप्पे की स्टॉल पर घंटों लाइन पर खड़ी रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? लगता है सुमन की बहू को कभी गोलगप्पे नसीब ही नहीं होते। माँ जी आप सोचिए लोगों का, मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गोलगप्पों के बारे में सोचूंगी। आप भी जाइए, पार्टी एंजॉय करिए और मुझे मेरे गोलगप्पे एंजॉय करने दीजिए। रूबी को लगातार नॉन स्टॉप गोलगप्पे खाते देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और उसका खून जलता है। वो अपनी बहू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूबी गोलगप्पे खाना बंद नहीं करती। तभी राहुल वहाँ आता है। माँ बस करिए, आप इसे कितना भी समझा लिए, लेकिन ये गोलगप्पे खाना नहीं बंद करेगी। तो आप अपनी जुबान क्यों खाली कर रही हो बोल बोल कर? बेटा, अपने रिश्तेदारी की सभी औरतें इसे देखकर हंस रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ रोकने आई थी कि अब बस करे, बाकी घर चलकर खा लेगी। लेकिन ये है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ तो बस अब छोड़ दीजिए, इसको जो करना है करने दीजिए। हम चलते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। हाँ हाँ जाइए, और जब आप लोगों से मिलकर फ्री हो जाए ना तो यहीं आकर मुझे मिल लेना। मैं आप लोगों का यही इंतजार करूंगी। रूबी इतना कहकर फिर से गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सुमन और राहुल वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन रूबी की गोलगप्पे खाने की आदत में कोई सुधार नहीं था। एक दिन सुबह के समय राहुल ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। तभी रूबी उसे पीछे से आवाज लगाकर बुलाती है। अरे रुकिए, आप इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं? मुझे कुछ काम था आपसे, सुनिए तो सही। रूबी जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए।
वो शाम को आते समय ना मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आना। बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन पिछली बार की तरह कम मत लेकर आना, थोड़ा अच्छे से और इतना लेकर आना कि पेट भर जाए मेरा। बस यही बोलना था तुम्हें, इसके लिए तुमने मुझे रोका? हाँ, यही बोलना था बस मुझे। मेरे लिए गोलगप्पों से ज्यादा जरूरी कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल और रूबी की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सुमन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है रूबी के ऊपर, और वो उनके पास आती है। पहली बात तो ये बहू कि घर से बाहर जाते हुए इंसान को पीछे से आवाज देकर रोकना नहीं चाहिए, और तू है कि बिना मतलब ही मेरे बेटे को लेट करवा रही है। माँ जी, बिना बात के थोड़ी ना रोका है, शाम को गोलगप्पे लेकर आना ये कहने के लिए रोका है। आज मन कर रहा है बहुत खाने का। तेरा खाने का मन कब नहीं करता है? तुझे तो नाश्ते से लेकर रात के खाने तक गोलगप्पे खाने को मिल जाए तो तू भी मना ना करे। माँ जी, एक ही पसंद है मेरी, आप लोग वो भी पूरा नहीं कर सकते क्या? बहू कभी कभार की हो तो कर भी दे, लेकिन तू तो गोलगप्पे खाना शुरू करती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। हमारे घर के आधे से ज्यादा पैसे तो तेरे गोलगप्पे में निकल जाते हैं। माँ जी, आप मेरे गोलगप्पों पर भी खर्च होने वाले पैसों का हिसाब रख रही हैं क्या? अरे यार बंद करो अपनी बहस आप लोग। ले आऊंगा मैं शाम को गोलगप्पे, अब मुझे जाने दो प्लीज। राहुल इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपनी सास की बात सुनकर रूबी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके फ्रेंड नीतू का कॉल आता है। हेलो मैडम, कैसी हो और कैसे दिन कट रहे हैं ससुराल में तुम्हारे? क्या बताऊं यार, बस कट ही रहे हैं दिन ससुराल में। यहाँ मेरी सास मेरे गोलगप्पे तक देखती है ना तो उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो और किसी चीज के लिए पैसे कैसे खर्च करेगी? यार तू खाती तो बहुत है गोलगप्पे। मैं तो बोलती हूँ तू जितने गोलगप्पे खाती है अगर उतने बेचना भी शुरू कर देती तो तेरी कमाई भी हो जाएगी और तेरे गोलगप्पे खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। आजकल कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस पैसे आने से मतलब होता है। मेरे पास पैसे आने लगेंगे ना तो कोई मुझे गोलगप्पे खाने से नहीं रोकेगा। ये सही है, गोलगप्पे ही बेचना शुरू कर देती हूँ, पेट भर कर खा भी लूंगी और पैसे कमा भी लूंगी। अरे मैं मजाक कर रही थी, कहीं तो सच में तो गोलगप्पे बेचने का तो नहीं सोच रही है ना? हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, इसमें बुराई क्या है? बेशक तूने ये बात मजाक में बोली, लेकिन सही बोली। रूबी इतना कहकर कॉल रख देती है और यूट्यूब पर गोलगप्पे बनाने की विधि देखने लगती है। और अगले दिन सुबह रसोई में जाकर बहुत सारे गोलगप्पे बना रही थी। तभी सुमन वहाँ आती है। हे भगवान, इतने सारे गोलगप्पे पूरे मोहल्ले के लिए बना रही है क्या? तुझे बाहर से मंगाने के लिए मना कर दिया तो तूने घर में इतने सारे गोलगप्पे बना लिए। एक काम कर, तू बाहर से मंगवा ले, थोड़ा कम नुकसान होगा। माँ जी, शांत हो जाइए आप। मैंने ये गोलगप्पे सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी बनाए हैं। आप मुझे बहुत ताने मारती हैं ना कि मैं आपके बहुत पैसे खर्च करवाती हूँ गोलगप्पों पर, इसलिए मैंने गोलगप्पे बेचने का काम शुरू किया है। इससे मुझे गोलगप्पे खाने को भी मिलेंगे और इसे बेचकर पैसे भी हाथ में आएंगे। हाँ, बस यही बाकी रह गया था कि तू अब रोड पर चलते फिरते गोलगप्पे बेचने वाली बन जा। जो तेरे मन में आए तू कर, मुझसे कोई मतलब नहीं है। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रूपी गोलगप्पे का सारा सामान अपनी स्कूटी पर रखकर बेचने के लिए गलियों में निकल पड़ती है। कुछ देर बाद शाम को वो घर लौटती है और अपनी सास को 500 का नोट देती है। लीजिए माँ जी, आज की कमाई। मैंने अपने सारे गोलगप्पे बेच दिए और ये रही मेरी पहली कमाई। बहू, एक बात बता, तू तो गोलगप्पे की इतनी दीवानी है कि उसे देखते ही तुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर तूने गोलगप्पे बेचे कैसे? माँ जी, अब पैसे आने लगते हैं तो सभी चीजें बदल जाती हैं, और गोलगप्पे बेचने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गोलगप्पे खाना छोड़ दूंगी। मैंने आज भी अपने लिए गोलगप्पे बचा लिए हैं। चलो अच्छा है, तेरी गोलगप्पे खाने वाली आदत की वजह से फायदा तो हुआ कुछ, लेकिन बहू तू गोलगप्पे बेचने के लिए स्कूटी पर क्यों जाती है? वो क्या है ना माँ जी कि एक ही जगह खड़े होकर गोलगप्पे बेचने से अच्छी कमाई नहीं होती और इंसान बोर भी तो हो जाता है, इसलिए मैं चलते फिरते गोलगप्पे बेचती हूँ ताकि अच्छी कमाई हो और मैं बोर भी ना हूँ। रूबी और सुमन की बातें दरवाजे पर खड़ा राहुल सुन रहा था, जिसे सुनकर वो हंसते हुए घर के अंदर आता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि मेरी बीवी रास्ते पर चलते फिरते गोलगप्पे बेचने वाली बन गई है? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या उसके? हाँ, मैं चलते फिरते गोलगप्पे बेच रही हूँ, लेकिन बुरे दिन आ गए हैं इसलिए नहीं बल्कि अपनी गलत आदत से कुछ अच्छा करने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो?
मेरा मतलब है राहुल जी कि मेरी गोलगप्पे खाने की आदत है, इसलिए मैंने गोलगप्पे का बिजनेस शुरू कर दिया। इससे मेरी गोलगप्पे खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और घर में 4 पैसे भी आएंगे, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है ये सोचकर कि हमेशा गलत दिमाग लगाने वाली लड़की ने आज सही दिमाग कैसे लगा लिया। राहुल की बात सुनकर रूबी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं। रूबी के चलते फिरते गोलगप्पे बेचने की वजह से वो 4 से 500 रुपए अपनी सास को देने लगती है, जिससे उसकी सास का भी मुंह बंद हो जाता है और रूबी को अब गोलगप्पे खाने के लिए किसी को कहना भी नहीं पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।